आ रही है। आ तो रही है। ओके, तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें हमारे पास सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपका चुनाव करते हैं। लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, उसमें तीनों मेंबर्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। नहीं, ये कल का नहीं पूछा था, एक दूसरे में देना था ना, प्रैक्टिस ऐसा आता था। प्रैक्टिस सेट में क्या, ये यूपीएससी का बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, 90s से आता है। ठीक है, 90s में आया, फिर 2007-8 में आया, फिर 14-15 में आया। ये एक घिसा पिटा क्वेश्चन है। आप लक्ष्मीकांत खोलो, उसके में भी 2 बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेशन करता है और इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेशन करता है, कौन कौन नहीं करता है, इस तरीके से। बहुत ही घिसा पिटा है ये तो। सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होते हैं। और इम्पीचमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज यूज नहीं होती, वहां पर नॉमिनेटेड पर्सन भी यूज होते हैं। लाइक फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा के तो हट गए हैं, राज्यसभा के 12 मेंबर्स भी वोट देते हैं इम्पीच करने के लिए, लेकिन इलेक्शन में नहीं देते हैं वो। ये ट्रिकी है, छोटा सा ये आने के चांसेस रहते भी हैं। चलो लिमिट, आज हमारा सिर्फ एक छोटा सा कमिटीज बचा था, है ना। कमिटीज के बाद अपना जुडिशरी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, कमिटीज के रिगार्डिंग भी कल आप लोगों का एक क्वेश्चन था वहां पर, शायद मैंने थोड़ा सा कमिटीज अगर आपको पहले बता दिया होता तो इतना ज्यादा कोई होता नहीं, इश्यू नहीं होता। लाइक देखो, याद रखना हमारी जो प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट में, कोई भी प्रोसीडिंग इतनी इजीली नहीं होती है। लाइक आपको पता है कि जब बिल पास होता है तो पहले लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरा का पूरा समझाया जाता है कि बिल में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से वर्किंग होगी। सेकेंड रीडिंग में हमारे पास क्या होता है, उस पूरे के पूरे बिल को कमिटीज को भेजा जाता है कि आप ये एक्सपर्टाइज कमिटी है, आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें बताइए कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। हर एक बिल के लिए भी ऐसा हो सकता है, कई बिल्स तो ऐसे बुलेटिन के थ्रू पास हो जाते हैं, क्लोजर मोशन के थ्रू पास हो जाते हैं। बट लगभग मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये जो बिल्स हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं कमिटीज को। हर एक अलग अलग काम के लिए एक एक कमिटी बिठाई गई है। आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी वर्किंग लाइफ इजी नहीं है। आपको लगेगा अगर आप मिनिस्टर नहीं हो तो नॉर्मल आप एमपी हो, लेकिन एमपी के साथ साथ आप किसी ना किसी कमिटी में भी बैठे होते हो। किसी ना किसी कमिटी, एस्टिमेशन कमिटी हो, एडॉक, मतलब वर्किंग कमिटी हो या फिर एडॉक हो, आप उसके मेंबर होते हो। उसके साथ साथ आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो पूरी की पूरी वर्किंग जो है हमारे पास कमिटीज के ऊपर बेस्ड होती है, और वेरियस कमिटीज होती हैं हमारे पास, बहुत सारी कमिटीज होती हैं। छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो कुछ समय के लिए फॉर्मुलेट करनी है, फॉर अ ईयर, फॉर अ 6 मंथ, फॉर अ 3 मंथ, उनको हम बोलते हैं एडहॉक कमिटीज। सिर्फ एक पर्पस के लिए वो बनाई गई हैं, वो जैसे ही पर्पस खत्म होगा उसके बाद वो कमिटीज डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एडहॉक। और एक होती है परमानेंट कमिटीज। परमानेंट कमिटीज में हमें मेनली 3 कमिटीज के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। अब कमिटीज से स्टार्ट होता है कि कमिटीज कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कमिटीज का पूरा हिसाब आया कहाँ से, कब से। तो 1919 जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहां पर फर्स्ट टाइम डायरकी की बात हुई थी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोविजंस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, और उस डायरकी के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास इंडियन पर्सन्स को दिए गए थे, इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए थे। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए और उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए कमिटीज वहां से स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई। ब्रिटिश प्रोविंस में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से ही है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए एक बार। Parliamentary committees are of two kind. First one is the ad hoc committee and second is the standing committee. As I said you earlier, ad hoc committees सिर्फ कुछ पर्पसेस के लिए बनती हैं। एक बार पर्पस कंप्लीट हुआ वो चीज डिसॉल्व हो जाती है। सारे एमपीज नहीं लेते हैं, चुनिंदा एमपीज लेते हैं जो पहुंच रहे हैं भैया। अलग अलग कमिटीज का अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, अब अभी आपको इसे समझना है कि 2 कमिटीज हैं, एक एडहॉक है और एक स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग कमिटीज हमारे पास अपने नाम से चलती रहती हैं, उसका नाम नाम मतलब परमानेंट रहता है। उसमें मेंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन नाम परमानेंट रहता है। एडहॉक कमिटीज का नाम कोई परमानेंट नहीं है, वो किसी पर्पस के लिए बन रही है, वही पर्पस के रिगार्डिंग उसका नाम हो जाता है। ठीक है, नाउ ad hoc committees are appointed for a specific purpose and they are ceased to exist when they finish the task.
assigned to them and submit a report. The principal ad hoc committees are select and joint committees on bill. नॉर्मली बिल्स के रिगार्डिंग होती है, मैं नॉर्मल चीजें ये क्वेश्चन में भी नहीं पूछेंगे और आप लोगों को नॉर्मली पता भी है चीजें. Apart from ad hoc committees, each house of parliament has standing committees like business advisory committee, committee on petition, the committee on privileges and rule committee. ये कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो हमेशा स्टैंडिंग रहती है. लाइक यहाँ के मेंबर्स चेंज हो सकते हैं बट नाम चेंज नहीं होगा. स्टैंडिंग कमिटी जो खड़ी हुई है. एडहॉक मतलब जो स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है. आपने कहा कि पर्पस फॉलो हुए, फिर ये कमेटी तो वैसी रहती है पर जिससे सेकंड पर्पस आता है तो नाम चेंज होता है. नहीं, लाइक आप देखो बिजनेस, हमारा पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट का काम है बिजनेस चलाना. पूरे देश के बिजनेस को चलाना पार्लियामेंट का वर्क है. अब पार्लियामेंट लाइन में है, जब तक हमारे पास रूल कर रही है, मतलब लोकसभा है, तब तक तो हमारे पास इस कमेटी को वर्क करना ही पड़ेगा. लाइक प्रिविलेज कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जब तक भी पार्लियामेंट रहेगा तब तक प्रिविलेज कमेटी का काम रहेगा. एस्टिमेशन कमेटी की हम बात करते हैं, जब तक दुनिया में बजट आएगा तब तक एस्टिमेशन कमेटी का काम रहेगा. एडहॉक कमिटीज का क्या है? लाइक हम कोई बिल लेकर आ रहे हैं और बिल लाने के बाद हम उसको स्क्रूटनी करने के लिए भेजना चाहते हैं, हम बारीकी से उसकी जांच करने के लिए भेजना चाहते हैं, तब हम उसके लिए एक स्पेशल कमिटी बिठाएंगे. जो उस चीज में एक्सपर्टाइज पर्सन होंगे उसको हम इंक्लूड करेंगे. तो डेट इज एडहॉक कमिटी. उसका काम है बिल आया, बिल को उसने स्टडी किया अच्छे से, उसके लूपहोल्स बताए, उसका आउटकम बताया, तो डेट इज एडहॉक. बट जो डेली टू डेली बिजनेस में चलने वाली चीजें हैं, डेट इज नोन एज स्टैंडिंग कमिटी. तो उनको पहले लगा कि ठीक है वो पास हो जाएगी. अब कुछ लीडर्स ने या किसी ने मतलब अपोज किया क्योंकि इसमें थोड़ा वो होना चाहिए, उसमें फिर वो तो पास हो गया तो उसको रीइम्प्लीमेंट करके मतलब उसको ठीक. देखो पार्लियामेंट के हाथ में फुल पावर है. अब एग्जांपल के लिए अगर आपने कल शादी करी और आपको पसंद नहीं है, लाइक आप 1 साल तक रहे हो, तो आपके हाथ में पावर है कि आप डिवोर्स भी ले सकते हो. सिमिलरली पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, अगर उन्होंने कुछ चीज इंक्लूड करी है तो उनके हाथ में पावर है उसे डिसॉल्व करने की और उसे री इम्प्लीमेंट करने की. पार्लियामेंट भी अपने कुछ डिसीजन को बार बार चेंज करके लाता रहता है. तो पास माना जाएगा सर. बिल्कुल पास माना जाएगा. इसको नया बना एग्जाम्पल देते हैं, मॉमनेंस के लॉज के हिसाब से मूव करते हैं, जहां पर आपको पता है कि आपने बाई चांस शादी करी, ठीक है, शादी करने के बाद आपको लगा जमा नहीं, आपने डिवोर्स ले लिया. अब फिर आपको दोबारा याद आ रही है कि आपने सोचा कि शायद वो पर्सन ज्यादा सही था, तो अब क्या करोगे? आप उससे दोबारा रीमैरिज कर लोगे. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है. पार्लियामेंट इज सुप्रीम. सम केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी होता है, अभी हम पहुंचेंगे जुडिशरी में, ठीक है. तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई. अब कुछ कमिटीज के बारे में हम देख लेते हैं. ये कमिटीज आपके पेपर में आना निश्चित ही है. अगर पार्लियामेंट कमिटीज के रिगार्डिंग पेपर बन रहा है तो ये 3 कमिटीज तो आएंगी ही आएंगी. फर्स्ट वन इज द एस्टिमेशन कमिटी. एस्टिमेशन कमिटी में आपको याद रखना है, एस्टिमेशन कमिटी कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है. ये हमारे पास 1950 में इंट्रोड्यूस की गई है और जॉन मेथाई की रिकमेंडेशन पे हमारे पास एस्टिमेशन कमिटी बनी है, ठीक है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस. और जो इसका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा वाला हिसाब है वो 1921 में इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से. इस कमिटी में 30 मेंबर्स होते हैं. 30 मेंबर होंगे टोटल. आपने पूछा था कितने मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग वेरी करता है. यहाँ पर 30 मेंबर्स होंगे और लोकसभा को इसमें लाइक लोकसभा में इसको प्रिविलेज है. देखो एस्टिमेशन कमेटी का एक लौता काम होता है कि हमारे जितना भी बिल आया है रिगार्डिंग मनी फाइनेंस, हाँ फाइनेंस और मनी के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें आपको स्क्रूटनी करनी है तो वो आप अपने एस्टिमेशन कमिटीज को दोगे. अब आपको पता है कि रिगार्डिंग मनी और फाइनेंस हमारे पास लोकसभा के पास मनी बिल में पूरी फुल पावर है और फाइनेंस बिल पे भी हमारे पास लगभग दोनों जगह इक्वल रहती हैं, बट ये इंट्रोड्यूस ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं लोकसभा वाले. एस्टिमेशन कमेटी में 30 मेंबर्स होंगे तो सारे के सारे हमारे पास लोकसभा से इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है. बाकी 2 कमिटीज जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें 7-15 का रेशियो रहता है. 7 इज फ्रॉम द राज्यसभा एंड 15 इज फ्रॉम द लोकसभा. यही कल के क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन भी था,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एस्टिमेशन कमिटी, एस्टिमेट किसका लगाया जाता है, फाइनेंस का लगाया जाता है। तो फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी बिल आएगा तो वहां पर लोकसभा के सारे मेंबर्स होंगे, लोकसभा के ही मेंबर्स होंगे सारे, ठीक है। तो 30 के 30 मेंबर्स आर कम्स फ्रॉम लोकसभा। देन ये जो हमारा, अच्छा मिनिस्टर नहीं होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता इस कमिटी में, ठीक है। मिनिस्टर इन द सेंस जो लोक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने आपको बताया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग जो 15% हमारे पास पॉपुलेशन है पार्लियामेंट की, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। तो वो जो मिनिस्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर कमिटी में मेंबर ही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a minister is not eligible for the election to this committee. The term of the committee is 1 year. हर एक साल बाद दोबारा बनती है। The function of the committees are: first is to report what economies, improvement in organization, efficiency and administrative reforms consist within the policy underlying the estimation can be affected. Regarding simple है, आप इतना समझ के रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस हिसाब से चेंज करना है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, पैसे के रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं। आप कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उसमें कितना पैसा लग रहा है, ये सब कुछ एस्टिमेट करने का काम यहाँ पर एस्टिमेशन कमेटी को दिया हुआ है। टर्म है 1 साल, मेंबर है 30 और 30 के 30 मेंबर्स जो है हमारे पास लोकसभा से आएंगे। आफ्टर 1950 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जॉन मिथाई की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन इज to suggest alternative policy to bring about the efficiency in the economic administration. Again, आपको कोई स्कीम पसंद नहीं आए तो आप उसमें अल्टरेशन कर सकते हो, आप उसमें चेंज कर सकते हो, वो भी हमारे पास रिकमेंड करने का काम सिर्फ और सिर्फ इसी कमेटी का होता है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट द पॉलिसी इंप्लीमेंटेड एंड एस्टिमेटेड। ओके, आपने एक लाइन सुनी होगी, CAG is friend of parliament and CAG is assisted by estimation committee या फिर various committees। वो आपने सुना है ये बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलो कोई नहीं, अभी आप सुनेंगे जब आप हम CAG का ऑफिस पढ़ेंगे, मिसलेरियस ऑफिसेज में CAG का ऑफिस पढ़ेंगे जब हम, तो वहां पर हमारे पास बताया जाता है कि CAG को असिस्ट किया जाता है कुछ कमिटीज के थ्रू, और CAG का काम होता है ऑडिट करना कि जो पैसा गया वो सही गया है नहीं गया है। सिमिलरली इस कमेटी का काम भी यही होता है कि हमने जो स्कीम्स में पैसा लगाया है क्या वो सही है या नहीं है, तो उस चीज को चेक आउट करना। सिमिलरली कैग को असिस्ट करती है ये कमेटी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन द एस्टिमेशंस। ओके, नेक्स्ट इज टू सजेस्ट द फॉर्म in which the estimations are to be present to the parliament। लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास किस हिसाब से चीजों को असिस्ट करना है, चीजों को आगे ले डाउन करना है, रिपोर्ट किस हिसाब से ले डाउन करनी है, ये भी हमारे पास एस्टिमेशन कमेटी का वर्क होता है। अब आपने चारों पॉइंट्स देखे, इनमें सिर्फ एक लौता आपको याद रखना है, पैसे का लेन देन जहां पर भी हो रहा है एस्टिमेशन कमेटी वहां पर घुस जा रहा है। पैसा वेल यूज हुआ या नहीं हुआ, अगेन एस्टिमेशन कमेटी घुस गया। ये प्रोग्राम्स हमारे पास बेटर तरीके से और बेटर कैसे बनाए जा सकते हैं, अगेन हमारे पास एस्टिमेशन कमेटी घुस गया। पैसे के साथ लेन देन एस्टिमेशन कमेटी का काम है। सारे मेंबर्स लोकसभा के, 1 साल का टेन्योर, 1921 में पहले फॉर्म हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 जॉन मिथाई की रिकमेंडेशन। दैट्स ऑल, गॉट इट। जी जी 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 2 मैंने आपको बताया है। नहीं, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, और ये मैंने स्पेशली आपको बताया हुआ भी है। वेट वेट वेट, आई थिंक मैंने आपको ये बताई, दिस वन बताया मैंने आपको जी। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वेट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत मत करना कभी, तभी बोला था ये चार्ट बना लेना। ये चार्ट भी आपको 1-2 नंबर देकर ही जाएगा कभी ना कभी फ्यूचर में, जब भी आप चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज
कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वेरियस स्कीम्स होती हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। और स्टेट का वो होता है, वेरी होता है, जी तो सेंटर के अपॉइंटमेंट में होता है। देखो, सेंटर अगर चाहे तो स्टेट में इंट्रोड्यूस करवा सकते, लेकिन स्टेट अगर चाहे तो सेंटर में इंट्रोड्यूस इतना इजीली नहीं होता। ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट कभी रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर ये रूल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, तब जाके वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट बिल लेकर आ सकती है, अनटिल और अनलेस नहीं होता। ठीक है, सो अगर कोई मतलब जैसे पैसों का है जो इंट्रोड्यूस करा है, मनी भी होता है, बजट सर्कुलर जैसे कर रहा है, हाँ, तो पहले वो स्टेट में बताएंगे कि उनको अपॉइंटमेंट अरे यार, स्टेट इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड सेंटर इज अ डिफरेंट एंटिटी। उनको उसकी मतलब जो अगर बोले कि कुछ करेक्शन कर दो जैसे, सेंटर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब मान के चलो कि आप हैं धामी जी और आप हैं योगी जी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हम एक रूल लेकर आ रहे हैं, बट ये जो रूल है ऑल ओवर इंडिया भी इंप्लीमेंट हो, तो पहले आप अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे आप दोनों, उसके बाद आप दोनों अप्रोच करेंगे मोदी जी को, ये रहे मोदी जी, ठीक है। आप दोनों अप्रोच करेंगे इनको, अब ये बोलेंगे कि हाँ इसका वर्किंग बहुत अच्छा है, नाउ इसको मैं अपने पार्लियामेंट में लेकर आ रहा हूँ, सेंट्रल पार्लियामेंट में लेकर आऊंगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, आधर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, वहां से वो पास होगा, तब वो ऑल ओवर इंडियन टेरिटरी के अलोंग पास होगा। वो सेंटर पास कर रही है, फिर उसमें स्टेट का कोई ऐसा रोल नहीं है, स्टेट तो बस एक पपेट हो गया कि उसे इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। लिमिट यहाँ देखिए, नेक्स्ट इज द पब्लिक ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दिस कमिटी वाज created in 1964, recommended by the कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन आई थिंक आपने पढ़ा होगा, इनको पढ़ा है, आयात पढ़ लिया आप लोगों ने, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पर ये पर्सन आएंगे, आपको बहुत तमीज से आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कृष्ण मेनन कमेटी, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। यही आप लोगों के कल के क्वेश्चन पेपर में था, ओके। by Rajya Sabha and also associated with it. A minister is not eligible for the election of this committee. Again, the term of the committee is 1 year. Okay, कुछ functions इसके देखने importantly. मैंने जैसे आपको बताया कि जितना भी स्कीम्स के रिगार्डिंग वर्क होता है कि क्या स्कीम कैसे बेटर कर सकती है, कितने बेटर तरीके से हम इस स्कीम को रन अप कर सकते हैं, ये चीज होती है हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग। या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर आ जाता है तो वो प्रोसेस पूरा का पूरा इस कमिटी को भेज दिया जाता है। अब समझना, पैसे का लेन देन तो हर जगह चलता है, बट यहाँ पर क्या है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्कीम्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। एस्टिमेशन में क्या था, फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पब्लिक पर्पस की बात कर रहे हैं जी। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्ट्स होती है हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग की होती है, एग्जामिन करते हैं इसको। अगेन ये कमेटी भी हमारे पास कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को असिस्ट करती है, सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है। और थर्ड है हमारे पास जितना भी हमारे पास लाइक पीएसयूज रन कर रही हैं उनकी एफिशिएंसी को चेकआउट करने के लिए भी यही कमेटी होती है। लाइक आपको पता होगा कोल फील्ड कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज सिक इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज लाइव इंडस्ट्रीज हैं, और कितना हमारे पास प्रॉफिट जनरेट करके दे रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये सारी वर्किंग जो होती है हमारे पास अगर हमें एग्जामिन करनी हो तो हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की हेल्प से इन्हें एग्जामिन कर सकते हैं। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आपको देखो फिर बोल रहा हूं, एस्टिमेशन कमेटी 1950 जहां पर हम जॉन मेथाई की रिकमेंडेशन पर, और ये हमारे पास 1964 जो कि हमारे पास कृष्ण मेनन की रिकमेंडेशन पे। नाम भी आ सकते हैं, एक साइड कमिटीज दे देंगे या फिर एक साइड ईयर दे देंगे या फिर एक साइड कमिटीज दे देंगे, एक साइड हमारे पास इंप्लीमेंट करने वाला नाम दे देंगे, कुछ भी हमारे पास आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। नेक्स्ट इज कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ओके, अगेन एक और चीज याद रखिएगा, आपसे ना एक क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि ये तीनों कमिटीज नाम में दे दी जाए आपको, ठीक है, और बोला जाए कि किन 2 कमिटीज का ट्रेस आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में भी मिलता है, ठीक है। तो एस्टिमेशन कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन देखा है मैंने ऐसा किसी टेस्ट सीरीज में, ऑप्शन भी ऐसे आते हैं 1 2 2 3 और 1 2 3
एंड ओनली वन करके इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मैच करना आना चाहिए। अगेन इसका जो ट्रेस है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के से ही हम लेंगे, ठीक है। This committee was first set up in 1921 under the provision of Government of India Act 1919. Again, this committee consists of 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Okay, again, a minister is not eligible for the election of this committee. आप याद रखिएगा इन तीनों कमिटीज में हमारे पास कोई भी मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीन ही कमिटीज नहीं है, बहुत वेरियस कमिटीज हैं। अगेन अगर किसी कमेटी में मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहा है रेदर देन दीज, इसमें तो कर ही नहीं सकता, अगर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उस कमेटी का हेड हो जाता है, ठीक है। लाइक जिसका ओहदा बड़ा होगा अगर उस कमेटी में वो ऑटोमेटिकली आएगा तो वो उसका चेयरपर्सन कहलाएगा। ये चीज पता होनी चाहिए। लाइक किसी भी कमेटी में अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होता है। किसी भी कमेटी में अगर हमारे पास होम मिनिस्टर आ गए और अनटिल और अनलेस उनसे बड़ी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है वहां पर, तो अगेन होम मिनिस्टर वहां के हेड होंगे। अगर कोई नॉर्मल मिनिस्टर आ जाए, बाकी सब एमपीज हैं, देन दैट मिनिस्टर विल बिकम चेयरपर्सन। अगर कोई नहीं है तो स्पीकर बताएगा कि कौन चेयरपर्सन है, इलेक्ट नहीं होगा, नॉमिनेट होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे इलेक्शन नहीं है ना, नॉमिनेशन है। ओके, नाउ the main duty of this committee is to ascertain whether the money granted by the parliament has been spent on government within the scope of demand or not. Like आपने जो पैसा खर्च किया है, पब्लिक का पैसा लेकर खर्च किया है, वो सही समय पे सही जगह पे खर्च किया है या नहीं किया है, ये चीज हमारे पास होती है कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ओके, तो इसका कोई आपको नाम नहीं मिलेगा, लाइक जैसे अभी तक मैं आपको बताता हुआ आ रहा था। कल के डेट में यही क्वेश्चन आपके पास था कि जो हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमिटीज होती हैं उनमें क्या रेशियो रहता है, मतलब कितने परसेंट हम लोकसभा या राज्यसभा में से, कुछ ऐसी क्वेश्चन था। तो आंखें बंद करके आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का स्कोप और 15:7 में रहता है, जहां 7 है सिर्फ राज्यसभा के और 15 है लोकसभा के। दैट्स ऑल। नाउ वी आर डन विद पार्लियामेंट एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज इंडियन जुडिशरी। वी हैव टू स्टार्ट इट। कोई डाउट है आपको पार्लियामेंट में, एंटायर पार्लियामेंट में? टू 47 नहीं, हाँ ये कुछ ऐसे करवाया था मैंने। आप उसमें क्या पूछना चाहते हैं, आप मुझे वो बताइए। मतलब उसमें किस तरह से स्टेट को एक सेकेंड, ऑफिस पैनल राज्यसभा स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा 249। ओके, हाँ आप ये पूछना चाह रहे थे मुझसे कि कैन ऑथराइज टू मेक अ पार्लियामेंट, कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट, दैट इज ऑन आर्टिकल 249। यही चीज पूछ रहे थे या फिर आप ये पूछ रहे थे क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस? देखो हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो समझो, ऐसा होता है जैसे आर्टिकल 249 में आप इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, या फिर आप मान के चलो कि कोई स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी और कंट्री के साथ, सिग्नेटरी नहीं बन रहा है, हमारा कोई स्टेट, हमारा यूनियन बनता है सिग्नेटरी किसी और स्टेट के साथ। लाइक अगर बोरिस जॉनसन यहाँ पर आए थे, जैसे आए थे पहले, है ना, तो अगर उन्होंने कोई बिल या फिर कोई भी चीज हमारे पास साइन किया नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, तो अब नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे कल की डेट में हमारे पास ये सुनक जी यहाँ पर आते हैं, या फिर कोई भी आता है पर्सन, ठीक है, जो बाइडेन यहाँ पर आते हैं और वो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करते हैं हमारे साथ, ठीक है, हमारे पास कोई भी ट्रीटी वो हमारे पास साइन करते हैं, तो वो जो पर्सन है, लाइक इंडिया की रिस्पेक्ट में हमारे पास नरेंद्र मोदी जी साइन कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी स्टेट के साथ तो नहीं जाएंगे कि भैया हमें यहाँ पर कोई ना कोई पैनल बनाना है या फिर कोई भी चीज बनानी है, स्टेट के साथ तो वो नहीं उलझेंगे, कॉमन सेंस है ये। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी सीधा राज्यसभा में जाएंगे, बोलेंगे कि ये बिल पास करवाओ, ये स्टेट की बेहतरी के लिए है और आपको इसको पास करवाना पड़ेगा। अगर राज्यसभा घुस जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर फेल हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर को वो चीज माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर 3-4 क्लॉजेस होते हैं, लाइक इंटरनेशनल पीस के लिए होता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए होता है,
और इंटरनेशनल जस्टिस के लिए भी होता है। तो ये 3-4 चीजें होती है, इंटरनेशनली होती है, स्टेट की रिकमेंडेशंस पे काम नहीं करता राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा के साथ में पावर होती है। राज्यसभा एक ऐसी एंटिटी है जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉट द पीपल। पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा है, और पूरे जिल मतलब पूरे पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा है। क्या और कुछ इसमें? बाकी आप पढ़िए, मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज दूंगा आज, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, करने में आप लोगों की हवा खराब हो जाएगी। वैसे अब आपका टेस्ट देने लायक समय आ चुका है, ठीक है? कभी भी आपका एक सरप्राइज टेस्ट लिया जा सकता है, जिसमें आपके ज्यादा नहीं 100-150 क्वेश्चन डालूंगा मैं, और विद इन एन आवर कंप्लीट करने हैं। आता है तो टिक करो, नहीं आता तो छोड़ दो, वाला हिसाब रहता है। ये भेजी हुई है भैया ऑलरेडी। अच्छा, पीपीटी है। ओके, हेडिंग डालिए, इंडियन जुडिशरी। जो भी आपने 3 डोमेन बताई थी हमें जी फर्स्ट वाली तो रिलेटेड और फाइनेंस और मनी से रिलेटेड, जी जी सेकंड वाली पब्लिक वेलफेयर और यही ना पब्लिक वेलफेयर, जी हाँ। थर्ड वाली किस लिए थी? असिस्ट करने मतलब चेक करने के लिए कि आपने जो स्कोप भेज मतलब आपने जो मनी स्पेंड किया है वो विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड है नहीं है। थर्ड वाली ने क्या करती है? हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही कमिटीज कैग के साथ असिस्ट करती है। सारी कमिटीज देखो, नहीं उनका शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये कमिटीज तो कैग को असिस्ट करती है। और इवन क्वेश्चन बनता है मेंस में लिखने के लिए हमारे पास, तो वहां पर हमें लिखना पड़ता है, हर एक कमिटीज की थोड़ी सी बताना पड़ता है कि ये कमिटी किस तरीके से कैग के साथ असिस्ट करती है। कैग की रिपोर्ट और इनकी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कैग को दे रहे हैं, कैग रिपोर्ट इनको दे रहा है, कैग हेल्प कर रहे हैं इनकी एस्टिमेशंस बनाने में, ये कमिटीज हेल्प कर रही हैं कैग की एस्टिमेशंस बनाने में। देन ये कमिटीज हमारे पास, देन कैग जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दे रहा है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में डाल रहा है। इस तरीके से वर्किंग होती है, एडॉक टाइप। किनका? इन पर्सन्स का? हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि एक मेंबर, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही कमेटी को हेड करेगा, या फिर एक ही मेंबर का मतलब एक ही कमेटी का मेंबर होगा। एट द सेम टाइम सिंगल पर्सन कई सारी कमिटीज का मेंबर भी हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पार्लियामेंट उस मेंबर के ऊपर अब डाल के रखती है, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। मान के चलो ये हमारे पास कल की डेट में एमपीज बन जाते हैं, तो कई सारी कमिटीज होती हैं, कई एडॉक होती हैं, कई स्टैंडिंग होती है, तो ये सिंगल पर्सन कई सारी कमिटीज का मेंबर भी हो सकता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर मेंबर हो तो आपको किसी ना किसी कमेटी का मेंबर होना जरूरी है। आप अगर एमपी हो तो आपको किसी ना किसी कमेटी का मेंबर होना जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है। आप अपने हेल्थ इश्यूज दिखा सकते हो स्पीकर को कि ये हेल्थ इश्यूज हैं, मैं सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ, लेकिन वर्क ज्यादा लोड नहीं ले सकता। कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा से, ठीक है। लेविट अभी स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, जुडिशरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू राइट इट। मैं इसके पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बनाऊंगा ना, इससे बढ़िया। जुडिशरी लिखिए, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज one of the oldest legal system of the world, one of the oldest legal system of the world. In spite of India adopting the feature of federal system of government, the feature of federal system of government, Constitution has provided for a Constitution is providing for the setting up a single integrated system, setting up of single integrated system of court, administrative system of court,
to administer both state and union. State and union. Done. ठीक है, तो एक हायरार्की बना लीजिएगा सो दैट कि फ्यूचर में आपको कोड्स याद रहे कि कोड वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, एपिलेंट जुरिडिक्शन, जब भी मैं वर्ड बोलूं एपिलेंट तो आपको यहाँ से समझ जाना है ऑटोमेटिकली कि नीचे कोर्ट ने कोई फैसला दिया, पर्सन को वो चीज समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, उसके फेवर में नहीं गई, इस वजह से वो पर्सन ऊपर वाली कोर्ट में अपील कर रहा है कि भैया मेरे को पसंद नहीं आया ये फैसला, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। दैट इज एपिलेंट। ठीक है, ये कुछ वर्ड होंगे मैं आपको आगे नहीं समझाऊंगा, अभी ही बता रहा हूं। एक होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब वो कोर्ट उस टेरिटरी में उस केस को सुन सकती है और सिर्फ वो ही सुन सकती है। दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, अपने एरिया में सुन सकती है। लाइक ओरिजिनल की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, लेकिन एमपीज के रिगार्डिंग अगर होता है तो वो हाई कोर्ट भी सुन सकता है। प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग होता है तो वो हाई कोर्ट भी सुन सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग होगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लाइक डिस्प्यूट, अगर वाटर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा बोला गया था आर्टिकल 263 में, ऐसा बोला गया था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जब बन रहे थे हमारे पास। बट आज के टाइम पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो एपिलेंट और ओरिजिनल समझ में आया आपको? एपिलेंट में अपील करना पड़ेगा, ओरिजिनल में उसका जुरिडिक्शन होना चाहिए। ठीक है, लाइक अब हम बात करते हैं हायरार्की की। हेडिंग आ रही है हायरार्की ऑफ कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, ओके, देन कम्स हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद हमारे पास आती है सर हाई कोर्ट के ऊपर क्या है लिखने का? ऐसे बोल रहे हो नहीं, ये ऐसा आवाज आई जैसे खपा दे किसी इंसान को। हाई कोर्ट के ऊपर मेरा सुप्रीम कोर्ट है, वही लगा मुझे। यार सुप्रीम कोर्ट लिखा तो है, ऐसा भी है, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब लिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे ऊपर है हमारे पास हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हमारे पास हाई कोर्ट, देन है हमारे पास यहाँ पर मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलियन कोर्ट, देन यहाँ पर आती है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अच्छा याद रखिएगा, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो होता है हमारे पास आता है लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट के साथ साथ आता है हमारे पास फैमिली कोर्ट। लिखते रहना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये शायद पता नहीं आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में नहीं है। लक्ष्मीकांत में एक बहुत छोटा सा बना रखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहां पे सिर्फ एरोज मार के समझा रखा है, जो कि बाइबल मानी जाती है क्वालिटी की। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, मेट्रोपोलियन कोर्ट भी हमारे पास दो तरीके से बटे हुए हैं। फर्स्ट वन इज क्रिमिनल कोर्ट, या फिर आप बोल सकते हो आप इसे सिटी सिविल कोर्ट, और एक होता है हमारे पास सेशन कोर्ट। सिमिलरली जो हमारे पास मेट्रोपोलियन कोर्ट है जिस तरीके से, सिमिलरली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हमारे पास डिवाइडेड है सेम, लाइक सिविल कोर्ट
और यहाँ पर मैटर ये सेशन कोड। नाउ यहाँ पर हमारी हायरार्की खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी हमारे पास वेरियस अलग अलग चीजें हैं। लाइक हाई कोर्ट के रिगार्डिंग ही हमारे पास जो आता है, हाई कोर्ट से एक सीधा एक पॉइंट बनाना और यहाँ पर आप लिखते हुए चलना और कौन कौन से ट्रिब्यूनल को असिस्ट करता है हमारे पास हाई कोर्ट। फर्स्ट में लिखिए इनकम टैक्स, नेक्स्ट कॉपरेटिव्स, इनकम टैक्स, कॉपरेटिव्स, देन ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी 2010 से बनी थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फर्दर आगे ग्रीन GREN ग्रीन ट्रिब्यूनल, फर्दर रेंट कंट्रोल, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास और भी चीजें हैं जिनको असिस्ट करता है सीधा हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के एपिलेंट ज्यूरिडिक्शन में ये चीजें आती हैं। लाइक अगर मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी चीज होती है तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट में जाती है या फिर मेट्रोपोलियन में जाती है विद इन द सिविल ज्यूरिडिक्शन। लेकिन अगर किसी को वो चीज पसंद नहीं आए देन इस चीज को अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। तो अब देखो ये सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, ये चीज समझ में आई आपको? ये सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या है कि देखो नीचे वाली जितनी भी कोर्ट्स हैं उनको ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। लाइक अगर 5 ईयर से बड़ी सजा आपको मिल रही है इम्प्रिजमेंट की तभी आप डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में जा रहे हो, या फिर अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है देन आपको आपका केस ऑटोमेटिकली हायर जुडिशरी भी देखेगा एक बार, जब आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। आप हाई कोर्ट के किसी फैसले से वर्डिक्ट से आप खुश नहीं हो देन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट उसकी भी केस अलग अलग चीजें होती है। लाइक यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल की सजा होगी तब आप ऊपर मूव करोगे, हाई कोर्ट में कम से कम आपको 7 साल की सजा होगी तब आप ऊपर मूव करोगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास रहता है, ये मैं भी आपको लिखवा दूँ। ठीक है, आगे लिखिए, हेडिंग डालिए यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी, the Supreme Court of India was inaugurated on the Supreme Court of India was inaugurated on किस दिन हुआ था? अरे So 28 January 1950. जब बिल्कुल सही यार, ऐसी छोटी छोटी डेट्स तो याद रखो, ये डेट्स याद नहीं रहेंगी तो क्या होगा। 28 January 1950 and succeed the Federal Court Act and succeed the Federal Court Act which was established under Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. Article 124 to Article 147 of Part 5th in Part 5th of Indian Constitution. In Part 5th of Indian Constitution deals with organization, independence, jurisdictions, organization, independence, jurisdiction, power, procedures of Supreme Court एक छोटा सा हैशटैग बना देना, हैशटैग, और वहां पे लिखना the parliament is also authorized to do so. The parliament is also authorized to do so.
ठीक है, तो मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम। यहाँ पर हमें इस लाइन से ये पता चलता है कि ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, बट पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उसको चेंज भी कर सकता है, अल्टर भी किया जा सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट ओनली। नेक्स्ट लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर। The Supreme Court is the final interpreter and guardian of our constitution. Guardian of our constitution. And it is also guardian of, and it is also guardian of fundamental right, FR. एक क्वेश्चन राइज हुआ था 2015 में, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई थी, इवन सुप्रीम कोर्ट तक यूपीएससी का वाला क्वेश्चन गया था। वहां पर क्वेश्चन में बोला गया था प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनसे इनका नाम पूछा गया था। लाइक आपको बताया जाए तो प्रेसिडेंट इज हुम, कौन होता है ये? अब ऑप्शन मिले थे प्रोटेक्टर, गार्जियन। अब ये दो वर्ड आपको दिखने में बहुत छोटे लग रहे होंगे, एक प्रोटेक्टर एक गार्जियन, लेकिन ये वर्ड आपस में साइमल्टेनियसली यूज भी किए जा सकते हैं। जो प्रोटेक्टर होगा वही गार्जियन है, और जो गार्जियन है वही प्रोटेक्टर है। लेकिन गार्जियन का एक और मतलब होता है, फाइनल इंटरप्रिटेटर। लेकिन प्रोटेक्टर उस चीज को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता। प्रोटेक्टर क्या करेगा? जो लिखा हुआ है मैं उसको बचाऊंगा, लेकिन मैं उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूं कि क्या मतलब है, इसका मतलब निकाल सकता है गार्जियन। गॉट इट? तो सिर्फ यही इसी वजह से ये 2015 का क्वेश्चन है, आप अभी सर्च करिएगा आपको मिलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग लड़के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि व्हाट डू मीन बाय कि प्रेसिडेंट ही प्रोटेक्टर होता है। अब उस दिन के बाद से क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस में भी आने लगा कि प्रेसिडेंट क्या है इन चार में से, ठीक है। तो यू शुड नो प्रेसिडेंट इज प्रोटेक्टर एंड सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन। 2015 का क्वेश्चन है, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब नहीं याद रहता है, कैसे याद रखोगे? पीपी, पी फॉर प्रेसिडेंट एंड पी फॉर प्रोटेक्टर। जो दूसरा बच गया दैट इज गार्जियन। गॉट इट? याद रखिएगा, मेहनत करके बता रहा हूं, आपने कल देख ही लिया है क्वेश्चन नहीं बाहर से टपकते हैं। कल तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मारे थे, लेकिन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो जो कि लाइंस में आते हैं, तब आप इंटरप्रिटेशन समझोगे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आगे लिखिए, इट डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इट डिसाइड द dispute between center and state regarding encroachment of power, regarding encroachment of power, thus maintain the supremacy of constitution and it is the highest court of appeal in India, and it is the highest court of appeal in India. Okay, मे बी शायद क्वेश्चंस उठ जाए, नहीं उठे कुछ नहीं पता, हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, कि लाइक सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1773 itself, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हमारे पास वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो 3 सीजीआई, मतलब मैंने आपको बताया था 1+3 की टर्म्स में हमारे पास स्टार्टिंग हुई थी यहाँ की। तो डेट टाइम इट वाज नॉट द लास्ट अपील, इट विल नॉट एक्ट द लास्ट अपील। और वो जो अपील थी वो हमारे पास प्रीवी पर्सेस थे, मतलब प्रीवी काउंसिल थी। प्रीवी काउंसिल इज समझ लाइक कि यहाँ का कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगेंस्ट में फैसला दे दिया, तो भी वो पर्सन प्रीवी काउंसिल्स में जाकर उस चीज को चैलेंज कर सकता था। प्रीवी काउंसिल इज समव्हाट लाइक अ जुडिशियल, मतलब एक नंबर ऑफ जजेस, एक जुरीज नंबर ऑफ जजेस एक ही सिटिंग में बैठे होते हैं। रुस्तम मूवी देखी है आप लोगों ने?
रुस्तम मूवी में आपने देखा होगा एक खटखड़े के अंदर कई सारे पर्सन्स बैठे रहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बैठे रहते हैं, उनको जूरी बोला जाता है। और जूरी में जो ज्यादा पर्सन्स आपके फेवर में वोट करेंगे वो चीज पास मानी जाती है। सेम लाइक अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लाइक बेंच ऑफ हाई कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस वो सिटिंग देयर, और फेवर में जिसके भी फेवर में ज्यादा वोट्स रहेंगे वो पास हो जाएगा लॉ। कुछ इसी तरीके से हमारे पास जूरी भी वर्क करता है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट नहीं था, ठीक है, तो इसके ऊपर भी अपील की जा सकती थी, दैट इज द प्रिवी काउंसिल, और प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में थी, ठीक है। ये मे भी शायद पूछ लें कभी फ्यूचर में, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे एक कोर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लिखिए आगे। द ओरिजिनल नंबर ऑफ जजेस वाज 7, द ओरिजिनल नंबर ऑफ जजेस वाज 7 and nowadays it will turn into 34, 33 plus 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ जज, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार फॉर्मुलेट हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who will constitute a bench for hearing a case. For hearing a case. The largest bench constituted so far. The largest bench constituted so far has been of 13 judges. Okay, कौन से केस में थी ये? अरे यार, सबसे लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है? So केशवानंद भारती केस। सॉल्व, याद रखो। और केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें बहुत ही जबरदस्त लाइक 6:7 से पास हुआ है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये तो केबीसी का भी क्वेश्चन है, केबीसी में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी परमानेंट है ये। हाँ, जब वो हमारे पास लाइन में आएंगे तब उनको काउंट किया जाएगा। लाइक वो आते कब हैं? जब हमारे पास ये जो परमानेंट जजेस होते हैं ये या तो ये वैकेंट हो चुके होते, मतलब इनकी सीट वैकेंट हो रही होती है, या फिर कोई पर्सन काम करने के लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, तभी तो एडॉक को कहाँ पे लाया जाता है। और एडॉक को लाने का प्रोसेस भी बहुत लंबा पेचीदा है। लाइक किसी हाई कोर्ट से उठा के ला रहे हो तो आप प्रेसिडेंट का कंसल्ट करो, और साथ में उस वहाँ के सीजेआई का मतलब उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसल्ट करो, और तब जाके उस पर्सन से कंसल्ट करो, तब उसे उन्हें उठा के लाओ। और या फिर रिटायर पर्सन से करना है तो रिटायर पर्सन के लिए अगेन प्रेसिडेंट के पास जाओ। तो पेचीदा प्रोसेस होता है। तो एडॉक इतना इजीली नहीं आता है, बट हाँ उठा लेते हैं। Okay, largest bench was constituted so far has been of 13 judges in Keshav Nanda Bharti case in 1973. In 1973. तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कब आया था ये जजमेंट? हाँ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो मेरे को एक्चुअली में डेटा इतना क्लियरली याद नहीं आ रहा है, मे बी इट इज 24 अप्रैल, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज आगे जाके इसी डेट पे पंचायती राज भी पास होगा, ठीक है। केशव भारती केस। नेक्स्ट लिखिए अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ओके, एक और चीज याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं 73 में डेट बोल रहा था मैं, जी हाँ मेन डेट इट्स 24 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 और आइदर 26, इन दोनों में से एक ही है। लेकिन अगर 24 है तो फिर वो पार्लियामेंट वो वाला पंचायती राज वाला डे भी, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, 24, ओके, अगेन याद रखना है 24 को ही इसका जजमेंट आया। मेंस में लिखने के बहुत अच्छा काम आता है ये, ठीक है। और आपको फिर मैं सजेस्ट करूंगा, रोज सब सुबह उठते हो
तो राज्यसभा टीवी में रोज सुबह 8 बजे एक न्यूज आती है, वो न्यूज रोज सुना करो आप लोग। फर्स्ट 2 और 3 मिनट्स में उनमें अब आज की तारीख का इतिहास बताते हैं, और बाकी पूरी की पूरी न्यूज जो हाफ एन आवर की होती है उसमें आज गवर्नमेंट के हाई ऑर्डर्स थिंकिंग जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी डे टाइम बताते हैं, उनका डे टू डे जो तरीका चल रहा है। ओके, लिखिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास पहले प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, नाउ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, एंड दिस गवर्नर विल अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, एंड दिस हाई कोर्ट जजेस एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, again sorry, is recommended by parliament. इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। लाइक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के नीचे नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं है, हाई कोर्ट का अपना जुरिडिक्शन है। तो ये स्टेटमेंट कभी भी आपने देखा, ऑल्दो वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट सिंपली मींस कि द लास्ट अपीलेंट जुरिडिक्शन इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट ये क्वेश्चन अगर कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट आपको मिल जाए कि हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, जबकि हाई कोर्ट से नीचे वाले जितने भी कोर्ट्स हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। गॉट इट? ये ट्रिकी है, ट्रिक। अरे अभी पहुंचेंगे अपॉइंटमेंट में, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है कि पार्लियामेंट से ही अप्रूवल होता है, तब जाके हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए इसमें अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। क्वालिफिकेशन टू अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन टू अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट is first one, he must be citizen of India. Second, he must be either a distinguished jurist or one must either be distinguished jurist or one who has been a high court judge for at least 5 years. High court judge for at least 5 years, or an advocate of high court or an advocate of high court for at least 10 years. For at least 10 years. It was prescribed in Article 2124. Okay. Okay. Next, no minimum age is fixed for the appointment of judge. No minimum age is fixed for appointment of judge. Next, the Chief Justice of India is appointed by President. Is appointed by President. In this matter, the President shall consult such judges of Supreme Court as he may deems fit. As he may deems fit. बन सकता है।
नेक्स्ट लिखिए, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस in the appointment of other judges, the president shall always consult the Chief Justice of India. Consult the Chief Justice of India he may consult other judges of Supreme Court and High Court. He may consult other judges of Supreme Court and High Court as he may deems fit. As he may deems fit. Again, it is in Article 124 clause second. Next, the power of appointment is exercised by President. The power of appointment is exercised by President on the advice of Council of Ministers. On the advice of Council of Ministers. That's why I read their parliament. Got it? Now, next, there is no fixed period for office of Supreme Court. There is no fixed period of office of Supreme Court judge. Once appointed, they hold the office till the age of 65. Once appointed, they hold office till the age of they hold office till the age of 65. They can resign easily by giving their resignation to President. They can resign easily by giving their resignation to President. Then, now next line. He can remove by an order. He can remove by an order of President only on the ground of proved misbehavior. Only on the ground of proved misbehavior इस लाइन को पूरा कंप्लीट कीजिएगा. The order of president in this regard can only be passed after it has been addressed to both House of Parliament. In the same session by special majority. By special majority. Underline कर देना, special majority. Okay, what do you mean by special majority? 2/3 of the total member presenting and vote. Okay, लिख लीजिए. Majority of the members of House
and majority is not less than 2/3 of the member of that house. 2/3 of member of that house present and voting. Done. Next, a Supreme Court judge can become, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. A Supreme Court judge can become Chief Justice of India. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. But cannot practice before any court or act as a judge before any authority. But there is one exception. The retired Supreme Court judge appointed as a judge of Supreme Court. Retired Supreme Court judge appointed as the judge of Supreme Court for a temporary period by the Chief Justice of India with the previous consent of President. With the previous consent of President. It was within Article 128. Okay. It was in Article 128. Okay. It is simple. Like if you are becoming a Supreme Court judge, you can't practice anymore. Like आप जज आप क्योंकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो तो या तो आप आगे जाके थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हो, और वरना आप अगर बन जाते हो तब आपकी एज है 65 रिटायरमेंट की. इन्हें बढ़ाने का ना बिल लेकर आया जा रहा है, ठीक है. हो सकता है बढ़ भी जाए, या फिर मैंने इसे अपडेट नहीं किया, शायद देखता हूँ मैं भी, ठीक है. तो ये चीज है. और लाइक आप इसके बाद किसी भी अदर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद. अच्छा, हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही है. अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो आप उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन आप किसी और हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है, आगे लिखिए. द सैलरीज ऑफ जज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. The salaries of judge are determined by the parliament, by the law. These cannot be varied. These cannot be varied to disadvantage during their term. डन. इसमें लिखिए एक और, मतलब दो और. सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली. मतलब जो सीट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की वो न्यू दिल्ली में है. आपने सुना होगा कई बार एक क्वेश्चनिंग होती है कि यार साउथ वाला बंदा क्यों हमारे पास दिल्ली में जाकर अपने कोर्ट की हियरिंग को समझे, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ही हमारे पास आए. तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी सीट को ट्रांसफर कर सकता है, चेंज कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही इस्टेब्लिश्ड हो. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मूव कर सकता है किसी और स्टेट में भी. लाइक ऐसा हो सकता है कि कुछ समय प्रोसीडिंग्स अपनी दिल्ली में ले, कुछ समय हमारे पास प्रोसीडिंग अपनी नीचे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, बट वेरेवर ही वांट्स वो वहां पर ले. ऐसा हो सकता है. सीट ट्रांसफर की जा सकती है. ठीक है, तो अभी नहीं हो गया, अभी तक तो अभी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं. ठीक है, देखो इसमें सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली. हाउएवर it can be established, however it can be shift
elsewhere, it can be shifted elsewhere in India, or more branches of Supreme Court can be established in India, or moreover benches of Supreme Court can be established in India by Chief Justice of India in consult with the President. In consult with the President. Okay. Like आपने सुना होगा Supreme Court is the court of record. You heard about this statement, I think, है ना? Like Supreme Court is the court of record. That simply means कि उनके जितने भी cases होते हैं उनको एज ए एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको रखा जाता है. सो क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का रीजन समझना. मान के चलो कि आज कोई केस हुआ और वो केस बहुत ही पेचीदा था, उसको सॉल्व करने में लगभग हमें 2-3 महीने लग गए जुडिशरी को. अब सेम वैसा ही केस किसी और स्टेट में हुआ तो वहां पर रेफरेंस दिया जाता है. आपने सुनी होगी कई सारी प्रोसीडिंग्स, हमारे पास लॉयर बोलता है कि दिस मतलब सो एंड सो केस में ये बात बोली गई थी, तो आप उस चीज को कोट करते हुए हमारा भी फैसला दे सकते हैं. तो दिस इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हर एक केस को बहुत ही परफेक्ट तरीके से रखा जाता है, सो डैट कि फ्यूचर में कुछ सेम केस वहां पर अपीयर होगा तो सेम जजमेंट हम दिया जा सकता है. लेकिन अब समझना, क्योंकि समय कुछ और होता है. जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशलिस्टिक कंट्री हमारे सोशलिस्टिक नेचर था. नाउअडेज वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक नेचर. तो उस टाइम के जजमेंट सोशलिस्टिक वाले आज के कैपिटलिज्म वाले वर्ल्ड में नहीं चल सकते. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बिठाता है, अपने पुराने फैसले को ओवरकम करता है. गॉट इट? लिखो इसमें. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 9 सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. According to Article 1 to 9, Supreme Court is the court of record. It means court records are admitted to be evidentiary value. Evidentiary value. Got it? Now, Supreme Court can punish for the contempt of Supreme Court can punish for the contempt of court. And contempt of court are of two types: criminal and civil. And judges can be liable for contempt of their own court. Judges can be liable for contempt of their own court. That's all for today. Okay. कल हम करेंगे एडॉक जज क्या होते हैं और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है और एक्टिंग चीफ जस्टिस किस तरीके से वर्क करते हैं. आप हमारे कोर्ट में आकर आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि लाइक आई एम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, मैं किसी केस के ऊपर फैसला सुनाने वाला हूं. आप एडवोकेट हैं या फिर आप कोई भी पिटिशनर हैं, आप कोई भी हैं, आप मेरी प्रीमिसेस के अंदर बैठे हुए हैं. मैं यहाँ फैसला देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे गलत एविडेंस दे रहे हैं, या फिर मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए. आपने कोर्ट का सम्मान नहीं किया किसी भी रूप में, तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल सकती है. आप नहीं आए, मैं आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता हूँ. आप नहीं आए, मैं आपको उठाकर जेल भेज सकता हूँ. आप मुझे गुमराह कर रहे थे, आप गलत एविडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, तो मैं आपको उठाकर जेल भेज सकता हूँ या फिर अगेन आपको फाइन कर सकता हूँ. दिस इज टाइप ऑफ कंटेम्प्ट. आप लाइक एग्जांपल के लिए, आप जब यहाँ पर आए, आपका ड्रेस कोड वो नहीं था जो कि होना चाहिए, तो मैं इस चीज के ऊपर भी आपको कंटेम्प्ट कर सकता हूँ. आपने कई सारी प्रोसीडिंग्स देखी होंगी जहां पर आपको देखते हो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ऐसे ही चले जाते हैं लाइक, तो वहां पर हाई कोर्ट के जजेस बोलते हैं कि इज दिस द वे
टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट, लाइक बहुत आपने प्रोसीडिंग्स देखे होंगे। नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं, बहुत सारे होते हैं केसेस, न्यूमरस केसेस हैं। तो कोर्ट कुछ भी कर सकता है, मतलब कोर्ट के हाथ में पावर है, वो अपने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स खुद ही चला सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अभी? जैसे कोई जो criminal होता है तो